गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। टॉपिक है वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन्स। देखिए, यदि हम इस समय बात करें, सबसे पहले हम चलते हैं टूल्स की। एग्रीकल्चरल टूल्स जो होते हैं इस समय जो है आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर जो डेवलप हुए, तो इसमें हम आयरन जो है इसकी खोज हुई लगभग 3000 वर्ष पहले। तो आयरन की जब खोज हुई तो फिर इससे कुल्हाड़ी बनने लगे और कुल्हाड़ी का प्रयोग होने लगा जंगलों को साफ करने में। तो कुल्हाड़ी का प्रयोग होने लगा। उसके बाद प्लॉगशेयर यानी हल जो है वो लोहे के बनाए जाने लगे और लोहे के हल से खेतीबाड़ी करना आसान हो गया। तो लोहे का प्रयोग होने से क्या हुआ, एक तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाना आसान हो गया, दूसरा खेतीबाड़ी करना आसान हो गया। अब सवाल यह है कि लोहे की अराउंड 2500 साल पहले देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। आयरन टूल्स के जो प्रयोग हुए वो 2500 साल पहले हुए। दिस इंक्लूडेड एक्सेज जो उसका प्रयोग होता था फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लॉगशेयर। तो एज वी हैड बीन द प्लॉगशेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जब लोहे के हल का प्रयोग हुआ तो खेती का विस्तार हुआ और खेती करना आसान हुआ। अदर टूल्स, तो द किंग्स एंड किंगडम्स, राजा महाराजे जो उस समय होते थे ना, तो उसका जमीन पर या उसका अपना साम्राज्य होता था और टैक्स भी वसूलने का काम होता था, चाहे भू राजस्व हो या ट्रेड व्यापार टैक्स हो, ट्रेड टैक्स हो। तो इरिगेशन वर्क्स डेवलप्ड, और जब लोहे के प्रयोग हुए तो ढेर सारे नहर, कैनल्स, वेल्स और आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाने लगे, जिससे कि खेती करना आसान हो गया और खेतों को की सिंचाई करनी भी आसान हो गई। अब सवाल है कि उस समय गांव में कौन रहते थे। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जनरली ग्राम भोजक रहते थे। ग्राम भोजक का क्या काम था, वो विलेज हेडमैन होता था और लार्जेस्ट लैंड ओनर भी होता था। वो बहुत बड़ा जमींदार होता था और गांव में उसका प्रभाव काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कभी कभी वो जज की तरह काम करता था, कभी कभी पुलिसमैन की तरह वो काम करता था, टैक्स वसूलने में सख्ती बरतता था। उसके बाद उसके पास बहुत सारे दास दासियां होती थी, इसलिए राजा उसको समय समय पर टैक्स वसूलने के लिए अपॉइंट करते थे। यानी टैक्स वसूलने का काम जो करता था वो ग्राम भोजक करता था, जो कि लैंड ओनर होता था और विलेज हेडमैन भी होता था। उसके बाद एक गृहपति। गृहपति जो होते थे, जो उस समय ऑर्डिनरी फार्मर जो होते थे नॉर्थ इंडिया में, उसको कहा जाता था गृहपति। बच्चों, इस चैप्टर को मैं 3 या 4 पार्ट में वीडियो बना करके भेजूंगा, कंप्लीट करूंगा। तो इस पार्ट में मैं विलेज हेडमैन और फिर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में कंपैरिजन करेंगे। तो गृहपति जो होते थे नॉर्थ इंडिया में, वो होता था स्मॉल फार्मर, जनरल किसान होते थे। यदि साउथ इंडिया की बात करूं मैं, तो वहाँ जमीन लैंड ओनर्स को वेल्लार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लैंड ओनर को वेल्लार कहा जाता था। उसके बाद है उजावर। उजावर जो होते थे वो प्लॉगमैन होते थे, मतलब खेत जोतने वाले होते थे, तो उसको उजावर कहा गया है। उसके बाद है अडमे। अडमे या कडेसियर जो था, अडमे और कडेसियर को जो स्लैब्स होते थे उसको अडमे या कडेसियर कहा जाता था। अब है कि तमिल कंपोजिशन। तो देखिए, तमिलनाडु में जब कवियों का सम्मेलन होता था तो उस समय कुछ कविताएं या कोई ग्रंथ लिखे जाते थे, कविता ज़्यादातर लिखे जाते थे, कविताओं का संग्रह होता था, उसको तमिल साहित्य कहा गया है। और तमिल साहित्य से हमें दक्षिण भारत के सामाजिक और आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा ज्ञान होता है उससे। तो तमिल कंपोजिशन जो थे वो लगभग 2300 वर्ष पहले लिखे गए थे। वेयर कंपोज्ड अराउंड 3000 years ago. These texts were called as
Sangam literature because they were supposed to have been composed and compiled in assembly. चूंकि उसको असेंबली में कंपोज किया जाता था जिसे संगम कहा जाता था, तो ये था। और ये सम्मेलन ज़्यादातर मदुरई में आयोजित किया जाता था। मदुरई जो कि तमिलनाडु, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा गया है, तमिलनाडु में है, मैप में आप देख सकते हैं। द तमिल टर्म्स मेंशन एबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, तो तमिल का वर्णन है संगम साहित्य में। चलिए उसके बाद हम जातक के बारे में जानते हैं। तो आप लोग जातक के बारे में, जिस चैप्टर मैंने बौद्ध धर्म के बारे में जो बताया था उसमें जातक के बारे में कहा था कि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, कल्पना आधारित। तो दीज वेर स्टोरीज दैट वेर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जिसको साधारण लोगों के द्वारा ही लिखा गया था, लेकिन बाद में उसको बुद्धिस्ट मॉन्क ने, बौद्ध के जो भी साधु सन्यासी थे बौद्ध धर्म में, तो उसने इसको प्रिजर्व किया। हेयर इज ए पार्ट ऑफ जातक स्टोरी। तो जातक स्टोरी में एक कहानी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब सवाल है क्वाइंट्स के बारे में कि क्वाइंट्स इस समय की क्या जानकारियां देती हैं। तो देखिए क्वाइंट्स क्या होते हैं, सिक्के, और सिक्के से हम इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। जैसे समुद्रगुप्त को बीना बजाने का शौक था, तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के ढाले गए थे, समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के होते थे उसमें सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जो यह इंगित करता है कि समुद्रगुप्त को बीना बजाने का शौक था। तो इस समय के जो क्वाइंट्स होते थे ना, वो पंच मार्क क्वाइंट्स होते थे। यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वाइंट्स इन द स्टोरी, पेज नंबर 90 में पढ़ाया था मैंने। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ क्वाइंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। इस पीरियड के लगभग हजारों क्वाइंट्स मिले हैं। The earliest coins were in use for about 500 years were punch mark coins, जिसको पंच किया जाता था सिक्कों पर। यानी इसमें एक तरफ जो होता था किसी जानवर की आकृति होती थी, और ये पंच मार्क कॉइन्स जो होते थे वो मेटल से बनाए जाते थे। जनरली सिल्वर और कॉपर के ये सिक्के होते थे। सिक्के किसके होते थे, सिल्वर के या कॉपर के सिक्के होते थे। इसमें एक तरफ जानवर का चित्र होता था। तो अब है कि अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज इस समय सामाजिक एक्सचेंज जो होता है, लेन देन जो होता है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। एक स्टोरी है, रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन। इसमें यह दिया है कि एज दे कैरी द व्हाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सैट ऑफ अनदर। वहाँ चावल के बदले एक्सचेंज जो होता था, तो चावल दिया जाता था और नमक लिया जाता था, तो ये एक्सचेंज होता था। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स, बैलगाड़ी में जो है लंबी लंबी सड़कों को क्रॉस किया जाता था। थ्रू सैंड्स वाइट एज मून लाइट, टेकिंग होल फैमिली, पूरे परिवार को बैलगाड़ी से बैठा के ले आया जाता था, आस पड़ोस के लोगों को। हु हैड टू बी लेफ्ट बिहाइंड द डिपार्चर ऑफ द सेल्फ मर्चेंट्स लिव्स द सिटी एम्प्टी। तो ये लेन देन होता था वहाँ, चावल के बदले नमक या नमक के बदले चावल। अब है सिटीज विथ मैनी फंक्शन, यानी शहर में ढेर सारे तरह के क्रियाकलाप उस समय होते थे। मथुरा उस समय एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था। मथुरा के बारे में आप लोग जानेंगे। मथुरा चूंकि ये ट्रेड रूट में पड़ता था, तो मथुरा हैज बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। 2500 साल पहले ये अच्छी तरह एक ट्रेड सेंटर के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में भी उभरा। चूंकि मथुरा का संबंध है भगवान कृष्ण से, तो इसलिए इनका धार्मिक और व्यापारिक महत्व दोनों था। चूंकि ये ट्रेड रूट के बीच में पड़ते थे, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व था। और रिलीजियस इंपोर्टेंस इसलिए था क्योंकि बिकॉज लॉर्ड कृष्णा वाज बॉर्न। तो अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुषाण। कुषाणों की दो राजधानी थी और दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो अबाउट होम यू विल रीडिंग इन चैप्टर 10 में हम जाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। मथुरा वाज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थे, उसके बाद जैन श्राइन्स थे, एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सेवरल इंस्क्रिप्शन समझते हैं आप लोग, शिलालेख जिसे कहते हैं, पत्थरों पर जो कुछ लिखा हुआ होता है। तो सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टेच्यू हैव बीन फाउंड इन मथुरा।
मथुरा में ढेर सारे शिलालेख और मूर्तियां मिली हैं, जिससे हमें उस काल के समाज के बारे में वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है। बच्चों, इस पार्ट 1 में इतना ही। अगले पार्ट के साथ में फिर आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।